छत्तीसगढ़ के अंतर दक्षिण कोसल का आरंग क्षेत्र, जहां पर सबसे पहले छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन या सबसे पहला क्षेत्रीय राजवंश राजर्षि तुल्य राजवंश की उत्पत्ति का प्रमाण हमको प्राप्त होता है। राजा धन ऋषि यानी एक ऐसा राजा जिसका आचरण या व्यवहार ऋषि के अनुकूल हो या ऋषि के आचरण को धारण करने वाला राजा राज ऋषि तुल्य यानी ऋषि के समान पद धारण करने वाले राजाओं के राजवंश के बारे में आज पढ़ेंगे, जिसे राजर्षि तुल्य राजवंश कहा जाता है। क्षेत्रीय स्तर पर राजवंश का मतलब है कि एक छोटे से क्षेत्र में एक छोटा सा इलाका एक बहुत बड़े स्तर पर ना होकर के छोटे से क्षेत्र में शासन करने वाला राजवंश जो है वो क्षेत्रीय राजवंश कहलाता है। अब किसी भी देश के अंतर्गत आने वाले भूभाग में क्षेत्रीय राजवंश के इतिहास को जानने का माध्यम बहुत छोटा होता है, छोटा सोर्स होता है। जैसे राष्ट्रीय राजवंश की अगर हम बात करेंगे, जैसे आप गुप्त साम्राज्य की बात करेंगे, मौर्य साम्राज्य की बात करेंगे, तो उसके इतिहास को जानने के बहुत सारे स्रोत मिलेंगे आपको, अभिलेख मिलेंगे, ताम्रपत्र मिलेगा, पुस्तकें रचित की जाएंगी और बहुत सारे स्रोत आपको मिलेंगे। लेकिन स्थानीय स्तर पर जो राजवंश हमको प्राप्त होता है किसी भी प्रदेश में, उसके इतिहास को जानने का सोर्स बहुत अधिक नहीं रहेगा। अगर वो राजा ने अपने जीवन काल में बहुत सारी उपलब्धियां अगर प्राप्त की है तो अलग बात है। चलिए, जैसे नल वंश, तो छत्तीसगढ़ में नल वंश का एक लंबा इतिहास रहा है। ये छोटे स्तर पर छोटा सा एक शासन हमारे छत्तीसगढ़ के आरंग क्षेत्र में स्थापित था। रायपुर से 20 से 25 किलोमीटर दूरी पर स्थित एक तहसील है आरंग। वही आरंग से इस राजवंश के आरंभ की जानकारी हमको मिलती है और इस राजवंश की जानकारी का सिर्फ एकमात्र स्रोत है आरंग ताम्रपत्र। ध्यान रखिएगा, आरंग से जारी किया गया जो ताम्रपत्र था, जिसे क्या कहा जाता है, आरंग ताम्रपत्र। इस आरंग ताम्रपत्र के माध्यम से ही हमको यह जानने का अवसर प्राप्त होता है कि 182 गुप्त संवत या 282 गुप्त संवत जो आरंग ताम्रपत्र जारी किया गया था, उसमें 182 गुप्त संवत लिखा हुआ है कि वो 282 गुप्त संवत लिखा है, ये एकदम क्लियर नहीं है। गुप्त संवत का तात्पर्य है जब इस काल के शासक यहाँ शासन कर रहे थे तो इसका मतलब है उन्होंने अपने सन के साथ गुप्त संवत लगाया। तो इससे हम इस बात का अनुमान लगा सकते हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है गुप्तों के सामंत रहा करेंगे या गुप्तों के सामंत हुआ करते होंगे, इसलिए उन्होंने गुप्त काल लगाया। 319 ईस्वी में सबसे पहले गुप्त संवत की स्थापना चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। तो आप सीधा इसमें 319 में 182 जोड़ेंगे तो आपको 500 से ऊपर चला जाएगा डाटा। तो एक्चुअल में जो तिथि का निर्धारण होता है वो सिर्फ एक जगह लिखे हुए चीजों से नहीं होता है, बहुत सारे लिंक होते हैं जिसे इतिहासकार घटनाक्रम से जोड़ते हैं। तो उसके आधार पर 4वीं या 6वीं शताब्दी के बीच में इसका शासनकाल रहा होगा, ऐसा अनुमान लगाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। जो आरंग ताम्रपत्र जारी हुआ था, उसी आरंग ताम्रपत्र के आधार पर हमको ये पता चला है कि इसका जो राज चिन्ह है इसका वो था सिंह। सिंह इसका राज चिन्ह था और इनकी भाषा संस्कृत थी, क्योंकि जो हमको ताम्रपत्र मिला है वो संस्कृत भाषा में जारी किया गया है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं आरंग ताम्रपत्र की, तो आरंग ताम्रपत्र को जारी कहाँ से किया गया था, इस पे बड़ा विवाद है, क्योंकि यहाँ पर बताया गया है सुवर्ण नदी के किनारे से इस ताम्रपत्र को जारी किया गया था। अब सुवर्ण नदी की अगर हम बात करते हैं तो स्वर्ण नदी का तात्पर्य क्या है, तो इतिहासकारों के अनुसार सुवर्ण नदी जो है एक तरह से दो प्रकार की नदी के बारे में आपको सुनने को मिलेगा। सुवर्ण, अब सुवर्ण नदी जो है, ध्यान रखिए इस चीज को आप, सुवर्ण नदी का अनुमान इतिहासकारों ने सोना नदी, जिसे सोना नाला भी कहा जाता है, और एक होता है सोन नदी, ठीक है। तो सोना एक्चुअल में नदी है नहीं, जांजगीर चांपा के आसपास एक नाला जैसा जगह है जहां से एक नदी सा पार्ट बहता है, जिसे आज सोना नाला के नाम से जानते हैं, और एक है हमारा सोन नदी। तो सोन नदी के बारे में आप सोन गंगा अपहतंत्र पढ़ेंगे छत्तीसगढ़ में आगे, तो आप देखेंगे जैसे ये वाला हिस्सा है, ये जो है ना मध्य प्रदेश का मैकाल पर्वत श्रृंखला, तो यहाँ से एक नदी निकलती है और आगे जाकर के गंगा नदी में मिल जाती है और सोम गंगा अपहतंत्र का निर्माण करती है। अमरकंटक की पहाड़ी से दो नदियां निकलती हैं, एक निकलती है सोन नदी और एक निकलती है यहाँ से नर्मदा नदी, जो मध्य प्रदेश की सीमा, मध्य प्रदेश की जीवन रेखा बनाते हुए खंभाते खाड़ी में गिर जाती है।
तो ये सोन नदी, यहाँ ध्यान रखिएगा इस चीज को, यहाँ जो सोन नदी है, इस सोन नदी से क्या किया जाता है, इसका अनुमान लगाया जाता है कि कहीं ना कहीं जो आरंग ताम्रपत्र जारी किया था सरप राजर्षि तुल्य राजवंश के शासकों ने। अब ये भी समझना है अपने को कि जो आरंग ताम्रपत्र की मैं बात कर रहा हूं, तो जो आरंग ताम्रपत्र है वो जारी किया गया था भीमसेन, अभी हम पढ़ेंगे इसको आगे, भीमसेन द्वितीय के द्वारा इस ताम्रपत्र को जारी किया गया था। इस बात को भी आपको समझना है। अब जो ताम्रपत्र जारी किया गया है, उस ताम्रपत्र में जैसे ही हम आगे समझें, है ना, 2 स्लाइड अपन बाहर करते हैं तो देखिएगा, हरि स्वामी और बप्प स्वामी नाम के जो 2 ब्राह्मण हैं, उन 2 ब्राह्मणों को भट्टपल्ली ग्राम दान में दिए जाने का उल्लेख है। किसने दान में दिया था? भीमसेन द्वितीय, शासक भीमसेन द्वितीय द्वारा इन 2 ग्रामों को क्या किया गया था, इस एक ग्राम को 2 ब्राह्मणों को दान किया गया था। तो भूदान की परंपरा आप जानते भी होंगे इस चीज को। भूमि दान करने की परंपरा का आरंभ जो है दक्षिण के आंध्र सातवाहन शासकों ने किया था, जिसकी प्रतिकृति आगे गुप्त काल में चरमोत्कर्ष पहुंची और कहीं ना कहीं गुप्त काल इस राजवंश से जुड़ा हुआ है। तो वो प्रथा का निर्वहन जो है जरूर यहाँ से हुआ होगा। तो भूदान जब हो रहा है, कहीं पर कोई पूजा अर्चना हो रही है, यानी पवित्र काम किया जा रहा है, तो कोई अगर पवित्र काम करने का सिस्टम है तो वो पवित्र काम कहीं ना कहीं जो है किसी एक बड़े और पवित्र नदी के माध्यम से होना चाहिए। इस इतिहासकारों का अनुमान है कि जो जिस नदी की हम बात कर रहे हैं वो नदी जो है सोना नदी ना होकर के क्या होना चाहिए, वो होना चाहिए आपका सोन नदी। ठीक है। अब यहाँ पे ये भी समझ लीजिएगा, आरंग ताम्रपत्र, सिंह राज मुद्रा, संस्कृत स्वर्ण नदी 182 282। ठीक है। अब इस राजवंश पे हम अगर आगे पहुंचते हैं तो इस राजवंश के शासकों के बारे में जानकारी का सिर्फ और सिर्फ एकमात्र स्रोत है, और वो स्रोत कौन सा है? वो है आरंग ताम्रपत्र, जिसमें 6 शासकों के बारे में बताया गया है। देखिए, सबसे आरंभिक शासक जो था, ये उनके इस वंश के संस्थापक थे। इस वंश के संस्थापक कौन थे? सूरा या सूर शासक। उसके बाद हुए दयितवर्मन प्रथम, उसके बाद हुए विभीषण, उसके बाद हुए भीमसेन प्रथम, उसके बाद हुए दयितवर्मन द्वितीय, उसके बाद हुए भीमसेन द्वितीय। इन 6 नामों को आप याद रखिएगा, और इन 6 नामों को याद रखना बहुत आसान है। आसान कैसे है कि किसी भी वंश का संस्थापक आपको ऐसे ओरल याद हो जाएगा, क्योंकि वो तो इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए सूरा या सूर शासक इस वंश का संस्थापक था, वो आपको ऐसे ही याद हो गया, पहला बिंदु। दूसरा बिंदु, पूरी प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है यहाँ पर भीमसेन द्वितीय, जिन्होंने आरंग ताम्रपत्र जारी किया। अगर परीक्षा में कल डेट में कहीं ऐसा कोई कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आएगा कि आरंग ताम्रपत्र किसने जारी किया और आपको 4 नाम दे, तो आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि भीमसेन, अगर राजाओं की सूची की हम बात करें तो भीमसेन द्वितीय सबसे आखिरी शासक थे। सवाल ये पूछे कि आरंग ताम्रपत्र किसने जारी किया, भीमसेन द्वितीय ने, इसने, तो निश्चित तौर पर भीमसेन द्वितीय होगा। क्यों होगा? क्योंकि ऊपर के जो शासक हैं, अब दयितवर्मन प्रथम को कैसे मालूम होगा कि मेरे बाद का शासक कौन होगा? तो जो अंतिम शासक होगा वही तो क्या करेगा, ताम्रपत्र जारी करेगा। तो ये जो 2 नाम है, इसे तो आप ऐसे समझ लीजिए, सूरा और भीमसेन द्वितीय। अब आप देखिए यहाँ पर, ये समझ लीजिए, ये जो दयितवर्मन का नाम आप देख रहे हैं, इस जगह पे दयितवर्मन है, यहाँ पर भी दयितवर्मन है। 2 दयित के बीच में एक जगह विभीषण है, एक जगह भीम है। पहले कौन हुआ है? राम की कहानी पहले आएगी, कृष्ण की कहानी बाद में। तो पहले रामायण हुआ और बाद में क्या हुआ? महाभारत। इसीलिए विभीषण पहले आएगा और भीमसेन बाद में आएगा। तो सूरा, भीमसेन द्वितीय, दयितवर्मन प्रथम और दयितवर्मन द्वितीय के बीच में 2 लोग, पहले विभीषण बाद में भीमसेन प्रथम। ठीक है। तो ये इनके 6 शासकों की सूची है। जो आरंग ताम्रपत्र जारी हुआ, उस आरंग ताम्रपत्र में एक लेख आपको मिलेगा, राजर्षि वंश कुल विनश्रित, ऐसा करके, सॉरी, मतलब यहाँ एक मिस्टेक हुआ, आरंग ताम्रपत्र की बात नहीं हो रही है। जो हाथी गुम्फा अभिलेख, जिसे खारवेल ने जारी किया था कलिंग में, ये बहुत प्रसिद्ध है। तो कलिंग में स्थित हाथी गुम्फा अभिलेख, खारवेल के द्वारा जारी किए गए इस अभिलेख में आपको ये शब्द मिलेगा। तो कुछ इतिहासकारों का ये अनुमान भी है कि कहीं ना कहीं ये जो वंश है वो खारवेल के वंश से
इंटरकनेक्ट था, बिलोंग करता था, है ना। देखिएगा 1784 में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना विलियम जोन्स ने की थी। 27,000 से अधिक जो है संस्कृत की पांडुलिपियां हैं। भारतीय संस्कृति के संरक्षण, साहित्य का अध्ययन, तो उसका इंपॉर्टेंट काम था। और वो विलियम जोन्स ने इस उद्देश्य से किया था। प्राच्य शिक्षा को बढ़ावा देना भी उनका उद्देश्य था। और जो फोर्ट विलियम कॉलेज है वहीं पर एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना भी की गई थी। उसी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल ने इस हिस्से को एपिलॉजी के अंतर्गत वहां प्रकाशित भी किया है। तो छत्तीसगढ़ के गौरव की बात है, और गौरव भी इसलिए क्योंकि ये छत्तीसगढ़ का पहला क्षेत्रीय राजवंश है। तो इस वाले टॉपिक में बहुत अधिक आपको जानकारी नहीं मिलेगी, कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। और महत्वपूर्ण बातें सिर्फ इतनी हैं कि राजर्षि तुल्य राजवंश का शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में था। स्वर्ण नदी के किनारे जारी किया गया था, ठीक है। आरंग ताम्र पर जारी हुआ था। सिंह इनका राजवंश है, संस्कृत इनकी भाषा है। और जो 6 शासक हैं, ठीक है, उन 6 शासकों के नाम को याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आगे छत्तीसगढ़ के इतिहास को कंटिन्यू करेंगे।